बायजूस एग्जाम प्रेप आपकी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए एक प्रवेश द्वार की तरह रहा है। हम अपने YouTube चैनल के जरिए 2023 में आपके लिए और भी बेहतर प्रयास करने जा रहे हैं। 3 जनवरी 2023 से द हिंदू समाचार पत्र विश्लेषण प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से लाइव होगा, जिसमें आप अपने पसंदीदा शिक्षक के द्वारा अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इस प्रतिष्ठित परीक्षा को उत्तीर्ण करने में आपकी सहायता हेतु नए साल के लिए और भी ज्यादा पहले हमारी तरफ से आपके लिए आयोजित की जा रही हैं। हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने सिविल सपने को उड़ान दें। नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप IAS हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 28 दिसंबर 2022 के समाचार विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू समाचार पत्र से संबंधित प्रमुख आलेखों को आधार बनाकर हम उनकी चर्चा करेंगे। साथ साथ उनसे संबंधित जो भी मुख्य परीक्षा के संभावित अभ्यास प्रश्न होंगे, उनकी उत्तर संरचना की भी हम चर्चा करेंगे। आज के सत्र को प्रारंभ करते हैं और आज के अपने पहले समाचार को हम देखते हैं, रिटेलिंग ऑफ द इंडियन माइग्रेंट वर्कर्स प्लाइट। आलेख में प्रमुख रूप से चर्चा ये की गई है कि जो भी प्रवासी भारतीय अलग अलग देशों में काम कर रहे हैं, उन्हें किस तरह की समस्याओं का प्रमुख रूप से सामना करना पड़ता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो हम खाड़ी के जो देश हैं उनके संदर्भ में प्रमुख रूप से चर्चा कर रहे हैं। और खाड़ी के देश में आप देखें, माना जाता है कि लगभग 90 लाख भारतीय अलग अलग देशों में काम कर रहे हैं। तो उनकी जो स्थिति है उसके संदर्भ में प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो यहाँ पर चर्चा की जा रही है कि कैसे उनमें एक सुधार किया जा सकता है। यहाँ पर प्रमुख रूप से ध्यान रखें, प्रवासी भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि इनके द्वारा विदेशों से आय का जो हिस्सा प्रेषण के रूप में भेजा जाता है, वह भारत प्राप्त करने वाले देशों में पहले स्थान पर है। अभी हाल फिलहाल में आपने एक आंकड़ा देखा होगा जो रिपोर्ट में सामने आया कि अगर हम इस वर्ष की बात करें तो भारत प्रेषण के माध्यम से $100 अरब एक तरह से प्राप्त करने की स्थिति में जा रहा है। तो भारत में जितना भी एक तरह से GDP का भाग है, उसका लगभग 3% जो हिस्सा है वो प्रेषण से आ रहा है। तो ये दिखा रहा है कि जो प्रवासी भारतीय बाहर के देशों में काम कर रहे हैं, वो देश की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान करते हैं। तो उनकी जो समस्याएं हैं, उनके समाधान को लेकर भी कहीं ना कहीं हमें काम करना चाहिए। और इसी संदर्भ में अगर हम देखें तो भारत सरकार के द्वारा जो इमिग्रेशन है उसके संदर्भ में एक कानूनी प्रक्रिया है वो भी लाई जा रही है। क्योंकि भारत में अगर हम प्रवासियों के संदर्भ में देखें तो 1983 का एक कानून है जिसका प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है। तो 1983 का ये जो कानून है प्रवासी भारतीयों का, उसको एक तरह से परिवर्तित करने की प्रक्रियाएं चल रही हैं और उम्मीद की जाती है कि जल्द संसद में ये पारित होगा तो जो प्रवासी भारतीय हैं उनकी समस्याओं का काफ़ी हद तक समाधान हो सकता है। क्योंकि अगर आप कानूनी प्रक्रियाएं रखते हैं तो समस्याओं का समाधान करना आसान होता है, बजाय इसके कि आप इस तरह के कानून जो पुराने हैं उनमें संशोधन ना करें। क्योंकि 1983 में जब ये कानून बना था और आज की स्थितियां, उसमें एक बड़ा अंतर आ चुका है। तो उस अंतर के अनुसार सरकार को कहीं ना कहीं नए कानून को जल्द पारित करना चाहिए, जिससे कि प्रवासी भारतीयों की स्थिति सुधर पाए। यह आलेख प्रश्न संख्या 8 पर है और सामान्य अध्ययन का जो हमारा दूसरा प्रश्न पत्र है उसमें हम इंडियन डायस्पोरा यानी भारतीय प्रवासियों के साथ इसको जोड़ सकते हैं। तो अगर हम प्रमुख रूप से अलग अलग पक्षों की बात करें तो यहाँ पर 2020 के बाद, खासतौर से महामारी के बाद की जो स्थितियाँ हैं, उसमें जो भी एक तरह से माइग्रेशन है, जो प्रवास है, उसको लेकर बड़े परिवर्तन हुए हैं। और जैसा आप सभी जानते हैं, कोविड-19 महामारी एक बड़ा कारण रहा था जो भी प्रवास हुए। क्योंकि बहुत सारे देशों में आप देखें, जब कोविड की स्थितियां हुई या लॉकडाउन हो सकता था, तो उस आशंका से बड़ी संख्या में जो एक तरह से भारतीय हैं, अगर हम अन्य देशों के नागरिकों की बात करें उनको साथ में लेकर, तो वो अपने अपने देशों में पहुंचे और उसी क्रम में भारतीय भी। जैसे अगर हम केवल केरल की बात करें तो माना जाता है कि कोविड के कारण लगभग 17 लाख जो भारतीय हैं वो एक तरह से विदेशों से, खासतौर से खाड़ी के देशों से, वो केरल में पहुंचे। केरल से 17 लाख जो एक तरह से अलग अलग देशों में काम करने वाले प्रवासी भारतीय केरल वापस पहुंचे हैं, उनमें से माना जाता है कि जो 15 लाख हैं उनको किसी भी तरह का कार्य नहीं है। तो ये स्थितियाँ कहीं ना कहीं संकट की हैं। और इसी आधार पर आप देखें तो कोविड महामारी भारत में प्रवासियों के लिए एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आई। इसी के साथ साथ अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें तो अफगानिस्तान पर तालिबान का जो कब्जा हुआ, वहाँ से भी बड़ी संख्या में जो प्रवासी हैं वो दूसरे देशों में पहुँचे। खासतौर से अगर हम यूरोपीय देशों की बात करें या अमेरिका की। यूक्रेन पर जो रूस का हमला हुआ, तो यूक्रेन से एक तरह से बड़ी संख्या में वहाँ के नागरिक जो आसपास के पड़ोसी देश हैं वहाँ पर पहुँचे अपना बचाव करने के लिए। जब हम उप सहारा क्षेत्र की बात करते हैं तो सहारा मरुस्थल के दक्षिणी एक तरह से जो भाग के देश हैं वो इसमें शामिल होते हैं।
और इसमें आप देखें पश्चिमी अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका, मध्य अफ्रीका और दक्षिण का जो अफ्रीका महाद्वीप का भाग है उसके देश शामिल हैं। यहाँ पर गरीबी और भुखमरी की जो बढ़ती स्थिति है उसने भी कहीं न कहीं प्रवास को बढ़ाया है। जलवायु परिवर्तन की स्थितियां वर्तमान में आप देखें प्रवास के सबसे बड़े कारण के रूप में सामने आ रही हैं। समुद्र के तल में जो वृद्धि है उससे कृषि और आवास की जो स्थितियां हैं वो कहीं न कहीं बहुत खराब होती हैं और इस आधार पर लोग अन्य देशों में या अन्य क्षेत्रों में प्रवास करते हैं। इसी के साथ साथ देखें जलवायु परिवर्तन का प्रभाव है कि चाहे हम सूखा की बात करें या हम बात करें बाढ़, इस तरह की जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं ये संख्या में बढ़ी हैं और साथ साथ अगर हम इनकी एक तरह से तीव्रता की बात करें तो वो भी बढ़ी है। तो इससे बचाव के लिए भी आप देखें उन जगहों पर जाना लोग पसंद करते हैं जहाँ पर रोजगार, आय, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा ये सुविधाएं आसानी से मिल पाए। तो यह भी एक तरह से बड़ा कारण माना जाता है अगर हम प्रवास की बात करें। 2020 के बाद आप देखें स्थितियां ज़्यादा तेजी से प्रवास को लेकर परिवर्तित हुई हैं और यहाँ पर एक जो आंकड़ा है वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2022 उसके माध्यम से आप देख सकते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के द्वारा हर 2 वर्ष के अंतर पर यह जो रिपोर्ट है ये प्रस्तुत की जाती है लगातार सन 2000 से। तो 2022 की जो रिपोर्ट है वो एक तरह से 11वीं रिपोर्ट है। यहाँ पर रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया है कि 2020 में वैश्विक स्तर पर 281 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी थे और इसके विपरीत आप देखें 2019 में 169 मिलियन श्रमिक प्रवासी थे और 2020 में यह आंकड़ा बढ़कर 164 मिलियन श्रमिक तक पहुंच चुका है। तो श्रमिक का प्रवास एक तरह से बढ़ा है, यानी आप देखें कम आय वाले जो रोजगार है वहां पर स्थितियां कोविड के बाद ज़्यादा खराब हुई हैं। इसी के साथ साथ अगर हम दक्षिण एशिया की बात करें जिसमें भारत के साथ साथ आप देखें नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, भूटान ये सब देश शामिल हो जाते हैं। तो इन देशों में अगर हम देखें तो जो भी एक तरह से प्रवासियों का भाग है दक्षिण एशिया से लगभग 40% है और दक्षिण एशिया से एक तरह से जो प्रवासी जाते हैं वो सबसे बड़ी संख्या में खाड़ी के देशों में पहुंचते हैं और इसीलिए दक्षिण एशिया से खाड़ी के देशों में जो प्रवास करने का मार्ग है इसे दुनिया में सबसे बड़ा प्रवासी गलियारा कहा जाता है। यानी एक तरह से माइग्रेशन कॉरिडोर के नाम से इसे जाना जाता है और ये सबसे विशाल माइग्रेशन कॉरिडोर है। जैसा हमने आंकड़ा देखा केवल भारत से अगर हम देखें तो 90 लाख लोगों को एक तरह से उम्मीद की जाती है कि वो अलग अलग खाड़ी के देशों में काम करते हैं। तो ये स्थितियां दिखा रही हैं कि माइग्रेशन को लेकर या प्रवास को लेकर जो स्थितियां हैं वो एक तरह से कोविड के बाद काफ़ी बदली हैं। यहाँ पर जब हम अंतर्राष्ट्रीय रूप में प्रवास की बात करते हैं तो उसमें अगर हम दीर्घकालिक रूप में अनुसंधान करके देखें तो ये एक तरह से परिणाम सामने आया है कि कुछ ऐसे कारक हैं जो प्रवास के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी हैं। अगर हम प्रवास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक देखें तो वो आर्थिक है। जैसे अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ से बेहतर और कह सकते हैं कि ज़्यादा एक तरह से आय वाले जो रोजगार हैं वो प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में भारतीय विदेशों में जाते हैं। जैसे हमने केरल के उदाहरण की बात करी तो वहाँ से बड़ी संख्या में खाड़ी के देशों में लोग काम करने के लिए पहुँचते हैं। तो आर्थिक लाभ ज़्यादा होगा, वो बचत कर पाएंगे, अपने परिवार में भारत में भेज पाएंगे आय का हिस्सा। ये एक तरह से प्रवास का एक बड़ा कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माना जाता है और भारतीय भी इसमें कह सकते हैं सबसे बड़े भाग में शामिल हैं। भौगोलिक रूप में आप देखें जैसे किसी भी देश में प्रमुख रूप से अगर ऐसी स्थितियां हैं कि सूखा, बाढ़ या कह सकते हैं कि वहाँ पर आर्थिक संसाधन का बेहतर उपयोग नहीं हो पाएगा तो लोग एक तरह से प्रवास करना पसंद करते हैं। जैसे अगर हम अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भागों की बात करते हैं, जैसे अगर हम मोरक्को की बात करें तो मोरक्को देश से बड़े पैमाने पर आप देखें कि जो भी वहाँ के नागरिक हैं वो स्पेन या फ्रांस जैसे देशों में जाना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पर उनको मालूम है कि मोरक्को की तुलना में जो रोजगार या आय के साधन बेहतर रूप में मिलेंगे। तो भौगोलिक क्षेत्र जो आसपास के होते हैं जहाँ पर आपको बेहतर विकल्प रोजगार और आय का मिल सकता है, आप एक तरह से प्रवास करते हैं। तो कभी कभी भौगोलिक एक तरह से जो स्थितियाँ होती हैं वो भी उत्तरदायी रहती हैं। अब जैसे जो भी देश हैं जो मरुस्थलीय भाग में हैं, जैसे हमने सब सहारा देशों की बात करी, जैसे बुर्किना फासो, माली, इनकी अगर हम बात करें तो यहाँ से भी बड़ी संख्या में प्रवासी दूसरे देशों में जाते हैं क्योंकि वहाँ पर आय के बहुत बेहतर साधन मिल पाएंगे, इसकी संभावनाएं कम हैं। तो भौगोलिक स्थितियाँ किसी भी जगह पर आप देखें कभी कभी आय के जो साधन हैं उनको निर्धारित करने का काम करती हैं और इस आधार पर प्रवास को कहीं ना कहीं मजबूती मिलती है। अगर हम जनसांख्यिकी एक तरह से कारक देखें तो किसी भी देश में अगर जनसंख्या का दबाव बहुत ज़्यादा है तो रोजगार और आय के साधन पर एक तरह से विपरीत प्रभाव पड़ेगा। ये भी कह सकती हैं एक पुश फैक्टर होता है जिस आधार पर प्रवास आगे बढ़ता है क्योंकि जनसंख्या अगर ज़्यादा है तो सभी को रोजगार, आय के बेहतर साधन मिल पाएँ, इसमें एक तरह से समस्या आ सकती है। तो बाहर के देशों में जाकर बेहतर आय प्राप्त कर पाएं ये स्थिति बनती है। जिन देशों में जनसंख्या ज़्यादा है साथ साथ जनसंख्या की वृद्धि दर ज़्यादा है वहाँ से प्रवास एक तरह से तेज़ी से होता है
क्योंकि इसके कारण माना यह जाता है कि हम नए प्रकार के और बेहतर रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अधिक जनसंख्या के क्षेत्र में आपको अच्छा रोजगार मिल पाए, ज़्यादा आय मिल पाए, इसकी संभावना कम है। अन्य कारक में देखें तो कुछ राजनीतिक कारक भी होते हैं। अगर हम देखें तो बहुत सारे देशों में कुछ विशेष धर्म के लोगों पर एक तरह से अत्याचार किया जाता है, और उसका प्रभाव ये रहता है कि बड़े पैमाने पर लोग एक तरह से प्रवास करते हैं। जैसे अगर हम अफगानिस्तान की बात करें या सीरिया की बात करें, अगर राजनीतिक रूप में अस्थिरता किसी देश में है तो आपको बड़े पैमाने पर ये जो पलायन या प्रवास की स्थितियां हैं वो दिखती हैं। तो ये भी एक बड़ा कारण है। सीरिया से अगर हम देखें तो बड़े पैमाने पर जो प्रवासी हैं वो रोजगार और कह सकते हैं अपनी सुरक्षा की चिंता को लेकर यूरोपीय देशों में पहुंचे हैं और वहां पर एक तरह से शरण लेकर रह रहे हैं। तो ये सब बड़े कारक हैं जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास को बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर आप ध्यान रखें, जो अलग अलग कारक हैं वो कई वर्षों तक जब लगातार कार्य करते हैं तो प्रवास के संदर्भ में गलियारा बनता है। जैसा हमने बात करा कि अगर हम खाड़ी के देशों को एक तरह से ले लेते हैं और दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं दक्षिण एशिया की, तो दक्षिण एशिया के देशों से जो भी एक तरह से खाड़ी के देशों में लोग काम करने के लिए पहुंचे हैं, ये लंबे समय की प्रक्रिया है। तो ये लंबे समय में प्रवास के जो कारक होते हैं उनके कारण जब प्रभाव बनता है तो इस तरह के प्रवास गलियारे बनते हैं। यहाँ पर आप देखें ये कारक भारत के साथ में भी प्रमुख रूप से लागू होते हैं। आलेख का जो प्रमुख रूप से पक्ष है वो भारतीय प्रवासी मजदूरों की समस्याओं की बात कर रहा है। खास तौर से अगर हम खाड़ी सहयोग परिषद के जो देश हैं उनकी अगर हम बात करें तो खाड़ी के देशों में जो भारतीय रह रहे हैं वहाँ पर खास तौर से जो प्रवासी मजदूर हैं उनको कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी समस्या है अनियमित भुगतान, यानी काम के बदले समय पर भुगतान प्राप्त नहीं होता है। तो ये एक तरह से उनकी स्थिति को कमजोर कर देता है, क्योंकि आपने कहीं पर मान लीजिए 2 महीने के लिए काम किया है, अब 2 माह के काम के बाद आपको वेतन नहीं मिला है तो आप लगातार काम कर रहे हैं क्योंकि आपका पुराना जो पेमेंट है वो पेंडिंग है, या तो आप यहाँ से बिना पेमेंट लिए हुए बाहर निकल जाएं। तो अनियमित भुगतान एक तरह से जो कर्मचारी हैं उनको जो रोजगार प्रदान करने वाले हैं उनके साथ जोड़कर रखता है, और कभी कभी अगर हम देखें तो यह बलपूर्वक भी होता है। काम करने की स्थितियां एक तरह से खराब हैं, यानी जहां पर वो काम कर रहे हैं वहां पर उनकी सुरक्षा को लेकर जो स्थितियां हैं वो बहुत बेहतर एक तरह से नहीं है। इसी के साथ साथ कार्यस्थल पर जो भोजन की व्यवस्था है वो खराब है। तो ये सब कारक भी एक तरह से देखे गए हैं। साथ साथ श्रमिकों के जो अधिकार हैं, जैसे अगर हम सामान्य तौर पर देखें जो भी एक तरह से श्रमिक काम कर रहे हैं तो उनको एक सामान्य छुट्टी मिलनी चाहिए। साथ साथ अगर हम देखें अगर कार्य करते हुए किसी भी मशीन में कह सकते हैं दुर्घटना होती है, अगर वो घायल होते हैं, कोई भी स्थिति आती है तो उनको एक तरह से जो मुआवजा है वो देने की स्थितियां जो हैं वो बहुत बेहतर नहीं है। छुट्टी, मुआवजा या कह सकते हैं इस तरह के जो श्रम अधिकार हैं उनको लेकर भी वहाँ पर स्थितियाँ बहुत बेहतर नहीं हैं। अगर मान लीजिए आपको जहाँ पर आप काम कर रहे हैं उसको लेकर किसी तरह की शिकायत है तो उस शिकायत को दूर करने के लिए जो शिकायत निवारण तंत्र है वो सामान्य तौर पर खाड़ी देशों में अनुपस्थित है। यानी प्रवासी जो मजदूर काम कर रहे हैं खाड़ी के देशों में लगातार उसी समस्या के साथ एक तरह से मजबूरी में काम करते रहते हैं, और न्याय प्रणाली अगर हम देखें तो बहुत पारदर्शी नहीं है, और सामान्य तौर पर जो प्रवासी मजदूर हैं छोटे छोटे विवादों में एक तरह से उन पर एक तरह से जो जुर्म है वो साबित होते हैं, और इस आधार पर वो वहाँ पर न्यायिक अदालतों में कैद भी हैं। तो ये स्थितियाँ दिखाती हैं कि जो न्यायिक तंत्र है उसकी पारदर्शिता भी थोड़ी खराब है खाड़ी के देशों में, और प्रवासी मजदूर इसका बड़े पैमाने पर शिकार होते हैं। यहाँ पर आप ध्यान रखें अगर हम महिलाओं की बात करें तो उनको लेकर भी जो प्रवासियों की स्थिति है बहुत बेहतर नहीं है। भारत में महिलाओं को खाड़ी देशों में नर्स या अन्य रूप में जो कार्य है उसका लालच देकर एक तरह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग में शामिल किया जाता है। तो ये स्थितियां भी एक तरह से देखी जा रही हैं। ये प्रमुख समस्याएं हैं जो प्रवासी मजदूर एक तरह से सामना कर रहे हैं, खासतौर से अगर हम खाड़ी देशों की बात करें। यहाँ पर अगर हम आगे की राह की बात करें, जैसा अभी हमने एक सरकारी आंकड़ा देखा, अगर हम खाड़ी सहयोग परिषद यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की बात करें तो इन देशों में लगभग 90 लाख भारतीय एक तरह से प्रवासी के रूप में काम कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देखें बहुत सारे ऐसे खाड़ी सहयोग परिषद के देश हैं जहाँ पर एक तरह से प्रवासियों के अधिकार को लेकर भेदभाव नहीं किया जाता है, कुछ सुधार किए गए हैं। लेकिन अगर हम निचले स्तर पर देखें तो परिवर्तन कम हुआ है। यानी जो एक तरह से अपने अधिकारों को लेकर जागरूक है वो इन अधिकारों का कहीं ना कहीं उपयोग करके अपनी स्थिति को सुरक्षित कर पाता है, लेकिन जो एक तरह से कह सकते हैं निचले स्तर पर बहुत काम करने वाले श्रमिक हैं उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो अगर हम प्रवासियों की मदद करना चाहते हैं खासतौर से खाड़ी देश में, तो हमें एक तरह से इमिग्रेशन जो बिल 2021 है यानी उत्प्रवास विधेयक 2021 इसको जल्द संसद में पारित करना पड़ेगा। इसका कारण ये है कि कोविड महामारी के बाद आप देखें प्रवासियों के संदर्भ में जो परिदृश्य है वो दुनिया में बदल चुका है। भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा के लिए हमें 1983 का जो कानून है उसको बदलने की जरूरत है इस नए कानून से। तो अगर ये एक तरह से पारित होगा
तो इस कानून में जो भी एक तरह से सुधार किए जाएंगे 1983 की तुलना में, सरकार कोशिश करें कि जो भी हितधारक हैं, खासतौर से अगर हम प्रवासी मजदूरों की बात करें, तो उनकी एक तरह से बात सुनी जाए और जो भी समस्या है उसका समाधान इस बिल के माध्यम से किया जाए, जिससे कि प्रवासी भारतीय बेहतर स्थिति में एक तरह से विदेशों में काम कर पाएं और जो भी प्रेषण की स्थिति वो भारत में भेजकर देश की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान करते हैं, वो स्थिति लगातार बनी रहे। आज के दूसरे आलेख को हम देखते हैं, फोकस ऑन अफ्रीका, द हार्ट ऑफ द ग्लोबल साउथ। यानी अगर हम दुनिया को उत्तर और दक्षिण एक तरह से भागों में बांटते हैं, तो ग्लोबल साउथ का मतलब एक तरह से रहता है उन देशों की हम बात करते हैं जहां पर एक तरह से बहुत अधिक विकास नहीं हुआ है। जैसे उत्तर अगर हम गोलार्ध में प्रमुख रूप से देखें तो यूएसए एक तरह से शामिल है, साथ साथ अगर हम देखें तो यूरोप महाद्वीप के बहुत सारे देश शामिल हैं। तो ये काफ़ी हद तक विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं। और दक्षिण अगर एक तरह से गोलार्ध में हम देखें प्रमुख रूप से, तो अफ्रीका महाद्वीप के बहुत सारे देश हैं, दक्षिण एशिया में हैं, दक्षिण अमेरिका में हैं। इन दक्षिण अगर हम गोलार्ध के देशों में देखें तो बहुत निम्न आय वाले देश भी शामिल हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं बुरुंडी, रवांडा, बुर्किना फासो, माली, तो इन देशों जैसी स्थितियां भी यहाँ पर हैं जो अफ्रीका महाद्वीप में हैं। आलेख में प्रमुख रूप से यह कहा जा रहा है कि जब आप अफ्रीका महाद्वीप पर एक तरह से फोकस बनाते हैं, इस आधार पर आप देखें विश्व का जो दक्षिणी भाग है, यानी जहां पर एक तरह से विकासशील और निम्न आय वाले देश हैं, आप उनकी स्थितियों को बेहतर कर पाएंगे। और भारत के लिए आवश्यक है कि अफ्रीका पर जो अपना फोकस है वो एक तरह से उसे परिवर्तित करने या नए रूप में आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। यहाँ पर आलेख में आप देखें कि प्रमुख रूप से चीन का उदाहरण दिया गया है, किस तरह से अफ्रीका महाद्वीप से संबंधों को बेहतर करने में चीन ने लगातार प्रयास किए हैं। वहाँ से सीख लेकर हम भी एक तरह से प्रयास आगे बढ़ा सकते हैं। प्रश्न संख्या 9 पर आलेख है और सामान्य अध्ययन के द्वितीय प्रश्न पत्र में आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध से इसे जोड़ सकते हैं। अफ्रीका का महत्व आप देखिए, प्राकृतिक संसाधन की अगर हम बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में काफ़ी प्रचुर मात्रा में है। वो चाहे हम सोना की बात करें, हीरा की बात करें, तांबा की बात करें, यूरेनियम की बात करें, वो बड़े संसाधन है जो अफ्रीका महाद्वीप में उपस्थित हैं। इसी के साथ साथ अगर हम जल संसाधन की बात करें, जल विद्युत के लिए वो बेहतर रूप में उपलब्ध है। सौर ऊर्जा की संभावनाएं भी अगर हम देखें तो इस महाद्वीप में बहुत ज़्यादा प्रबल हैं। ये सारी जो स्थितियां हैं वो अफ्रीका महाद्वीप को संसाधन संपन्न बनाती हैं। और G20 की वर्तमान में भारत को एक तरह से अध्यक्षता प्राप्त है। तो इस अध्यक्षता का उपयोग करके भारत कोशिश ये करेगा कि जो एक तरह से वैश्विक दक्षिण भाग है, खास तौर से अगर हम अफ्रीका महाद्वीप की बात करें, क्योंकि अगर हम दुनिया के दक्षिणी एक तरह से भाग को देखते हैं तो अफ्रीका उसका एक तरह से केंद्र हो जाता है। तो भारत का प्रयास ये है कि दक्षिणी देशों में जो भी स्थितियां उसको सुधार किया जाए। और इसमें अगर जब भी आप बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप पहले नंबर पर आ जाता है। तो भारत का प्रयास ये रहेगा कि अफ्रीका में स्थितियां एक तरह से सुधरें तो पूरा जो दक्षिणी गोलार्ध का भाग है अर्थव्यवस्था में वैश्विक स्तर पर, वहां पर भी सुधार हो पाएगा। अफ्रीका महाद्वीप में आप देखें ज्यादातर विकासशील देश हैं। जैसे अगर हम दक्षिण अफ्रीका की बात करें और उसकी तुलना में ज्यादातर अगर हम देखें तो बहुत कम विकसित, यानी जिनको हम बोलते हैं लो इनकम कंट्री। इसीलिए अगर भारत एक तरह से दक्षिणी जो देश है उनका एक तरह से प्रतिनिधित्व करना चाहता है, उसमें लीडरशिप करना चाहता है, तो उसे अफ्रीका में एक तरह से स्थितियां बेहतर करनी पड़ेंगी। अफ्रीका अलग अलग देशों के साथ में जो साझेदारी कर रहा है उससे अलग हटके भारत को अपना जो एजेंडा है वो मजबूत करना पड़ेगा। और G20 की जो प्रेसिडेंसी है उसमें यह स्थिति और ज़्यादा एक तरह से बदल सकती है। अफ्रीकी देशों के अगर हम संगठन की बात करें, अफ्रीकी यूनियन, तो इसको G20 में सदस्यता देने पर विचार चल रहा है। और भारत जब G20 का प्रेसिडेंट है, अगर ये स्थिति बनती है तो शायद अफ्रीकी देशों को हम एक तरह से ज़्यादा अपने करीब ला पाएंगे। तो ये हमारे सामने एक मौका है कि अफ्रीकी देशों के समूह को G20 में शामिल करके, जैसे G20 में आप सभी जानते हैं यूरोपीय संघ एक संगठन के रूप में पहले ही शामिल है और प्लस इसमें 19 देश हैं। तो ये होगा तो अफ्रीका के साथ भारत के जो संबंध हैं वो दीर्घकालिक मजबूत होंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो अमेरिका भी एक तरह से अफ्रीका में अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है। जैसे हमने प्राकृतिक संसाधन की बात करी, या अगर हम यहाँ पर एक श्रम बल की बात करें तो वो भी एक बड़ा कह सकते हैं कारक है। तो अमेरिका और एक तरह से अफ्रीका के बीच में जो लीडर्स का शिखर सम्मेलन है वो इसी 13 से 15 दिसंबर के बीच में वॉशिंगटन में आयोजित किया गया। यूएसए और अफ्रीका के बीच में ये जो लीडर्स शिखर सम्मेलन हुआ है, इसमें प्रमुख रूप से कोशिश ये है कि कोविड-19 के बाद की स्थितियों में जो भी एक तरह से महामारी के प्रभाव उनको कम किया जाए। खास तौर से अगर हम वैक्सीनेशन या जो भी इलाज की स्थितियाँ उनको अफ्रीकी देशों में आसान किया जाए। जलवायु संकट का जवाब देने के लिए प्रमुख रूप से आप देखें जो भी पहल हो सकती है, अगर हम प्रमुख रूप से तकनीकी मदद की बात करें या आर्थिक सहायता की बात करें, वो अफ्रीकी देशों को एक तरह से अमेरिका से प्राप्त होगी। खास सुरक्षा को लेकर अफ्रीका महाद्वीप में भुखमरी की स्थिति बहुत अधिक है, तो खास सुरक्षा भी एक तरह से अमेरिका वहां पर बढ़ाने का प्रयास करेगा। बड़ी संख्या में अफ्रीका के अलग अलग देशों से आप देखें प्रवासी मजदूर अमेरिका पहुंचते हैं,
तो इस रूप में प्रवासियों के साथ में अमेरिका का जो संबंध है वो अफ्रीका महाद्वीप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो उसको लेकर भी अमेरिका एक तरह से सुधार की बात कर रहा है। अफ्रीका और अमेरिका के बीच में यह जो सम्मेलन हुआ है उसमें आप देखिए कुछ प्रमुख निर्णय लिए गए हैं। जैसे यहाँ पर G20 में शामिल करने की बात चल रही है अगर हम अफ्रीकी यूनियन की बात करते हैं। और हमने अभी देखा कि भारत इसके लिए एक तरह से जरूर अपने प्रयास आगे बढ़ाएगा, क्योंकि भारत की अध्यक्षता में अगर ये स्थिति बनती है तो भारत के लिए राजनीतिक और सामरिक रूप में अफ्रीका के साथ स्थितियां बेहतर करने में कहीं ना कहीं उसे सहायता मिलेगी। इसी के साथ साथ अगर हम संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद की बात करते हैं यानी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें अफ्रीका महाद्वीप की तरफ से एक स्थायी प्रतिनिधित्व यानी वीटो पावर के साथ एक सदस्य शामिल हो। और आप देखें अभी ये सुधार बहुत जल्दी प्रस्तावित नहीं है, तो ये जो वादा अमेरिका के द्वारा किया गया इसका जल्द एक तरह से पालन हो पाएगा ये संभावनाएं कम है। क्योंकि आप देखें अफ्रीका महाद्वीप से प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो दक्षिण अफ्रीका के द्वारा एक तरह से यहाँ पर स्थायी सदस्यता के लिए दावा है, तो इसको लेकर अमेरिका का एक तरह से पूरा समर्थन है। इसी के साथ साथ यहाँ पर घोषणा की गई कि अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति आने वाले साल में जल्द अफ्रीका का दौरा करेंगे। तो ये अफ्रीका का और अमेरिका का जो संबंध है उसको कहीं ना कहीं मजबूत करने की स्थिति है। यहाँ पर आप देखें अमेरिका के द्वारा निम्न और मध्यम आय वाले जो देश हैं अफ्रीका महाद्वीप में, उनके वित्त पोषण को और मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में 21 अरब डॉलर दिए गए हैं। और अफ्रीकी देशों के साथ देखें वहाँ पर जो सुरक्षा की स्थिति है उसको बढ़ावा देने के लिए एक पायलट कार्यक्रम के अंतर्गत अफ्रीकी भागीदार जो देश है अमेरिका के, उनको 10 मिलियन डॉलर की एक तरह से सहायता दी गई है। तो सुरक्षा क्षमता अफ्रीकी देशों की बढ़ाने के लिए भी अमेरिका काम कर रहा है। इसी के साथ साथ अमेरिकी सरकार के द्वारा ये कहा गया है कि आने वाले 3 वर्षों में अफ्रीका महाद्वीप में 55 अरब डॉलर का निवेश अमेरिका करेगा। तो ये सारी स्थितियां अफ्रीका का जो महत्व है उसे दर्शाती हैं। अब अगर हम चीन के प्रयास को देखें तो चीन के द्वारा आप देखें अपनी जो कूटनीति है और जो आर्थिक रूप में उसने अफ्रीका महाद्वीप से जुड़ाव बनाया है वो अमेरिका की तुलना में आप देखें बढ़ गया है। और आप देखें तो वर्तमान में अमेरिका से आगे बढ़कर सबसे बड़ा अफ्रीका महाद्वीप का जो व्यापारिक भागीदार है वो चीन है। और अगर हम अफ्रीका महाद्वीप में निवेश की बात करें तो चीन चौथा सबसे बड़ा निवेशक बन चुका है। चीन के द्वारा अफ्रीका महाद्वीप में भी आप देखें अमेरिका को लगातार टक्कर दी जा रही है। 2021 में अगर हम यूएस और अफ्रीका का व्यापार देखें तो लगभग 44.9 अरब डॉलर था, और चीन और अफ्रीका का व्यापार आप देखिए लगभग 254 अरब डॉलर। तो एक बहुत बड़ा अंतर यहाँ पर दिखाई देता है। अमेरिका और चीन के बीच में अफ्रीका महाद्वीप में निवेश करने की अगर हम तुलना करके देखें तो 2020 में चीन के द्वारा अफ्रीका महाद्वीप में कुल मिलाकर 43.4 अरब डॉलर का निवेश किया गया। इसकी तुलना अगर हम अमेरिका से करें तो 2021 में इनके द्वारा 30.31 अरब डॉलर का निवेश किया गया उप सहारा अफ्रीका के देशों में, यानी सब सहारा अफ्रीका के देशों में ये 30 अरब डॉलर से ज़्यादा का निवेश था। तो तुलनात्मक रूप में आप देखें अफ्रीका महाद्वीप में निवेश के संदर्भ में कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं वो चीन की अमेरिका से ज़्यादा बेहतर होती जा रही हैं। यहाँ पर अगर हम सबसे महत्वपूर्ण एक पहल की बात करें तो ये अक्टूबर 2000 में एक तरह से स्थापित की गई थी चीन और अफ्रीका महाद्वीप के द्वारा। और यहाँ पर आप देखें ये एक तरह से कहलाता है फोरम ऑन चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन, जिसे FOCAC कहा जाता है, यानी चीन अफ्रीका सहयोग पर फोरम। और ये अगर हम फोरम की बात करें तो चाहे अमेरिका हो चाहे भारत, दोनों को एक तरह से इससे प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि यह जो एक तरह से आपका फोरम स्थापित किया गया है इसमें अफ्रीका और चीन के एक तरह से मंत्री और अलग अलग जो नेता हैं वो शामिल हैं। और इसकी बैठक अगर हम देखें तो हर 3 साल में एक बार चीन की राजधानी बीजिंग में और अफ्रीका के जो देश हैं अलग अलग उनमें किसी भी देश की राजधानी में होता है। तो हर 3 साल में ये जो फोरम की बैठक होती है इससे अफ्रीका और एक तरह से चीन के बीच में जो संबंध है उनको मजबूत करने में मदद मिलती है। साथ साथ ये जो बैठक होती है इसमें चीन के जो राष्ट्रपति होते हैं वो व्यक्तिगत रूप से या डिजिटल रूप में विचार विमर्श में भाग लेते हैं। इस फोरम में जो भी निर्णय लिया जाता है, जैसे मान लीजिए निवेश करने के लिए निर्णय लिया गया, तो वो समय पर एक तरह से क्रियान्वित हो पाए, इसे सुनिश्चित करने के लिए चीन ने एक पूर्ण रूप में अंतर मंत्रालयीय तंत्र बना रखा है। तो इंटर मिनिस्ट्रियल यानी अलग अलग मंत्रालय मिलाकर एक तंत्र बना हुआ है चीन में, जो इस फोरम के किसी भी निर्णय को जल्दी से जल्दी क्रियान्वित करने का काम करता है। 2021 में अगर हम इस फोरम की बात करें तो इसकी जो बैठक है वो सेनेगल के शहर डकार में हुई थी, और वहाँ पर चीन का जो एजेंडा है वैश्विक स्तर के लिए उसको अफ्रीका ने समर्थन दिया। जैसे वन चाइना पॉलिसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वन चाइना पॉलिसी का मतलब है कि अफ्रीकी देश भी एक तरह से ताइवान को चीन का हिस्सा मानते हैं। वैश्विक विकास पहल, अलग अलग देशों में विकास को लेकर जो चीन के द्वारा प्रयास हो रहे हैं। अगर हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI की बात करें
तो इसमें आप देखें बड़े पैमाने पर अवसंरचना, जैसे अगर हम परिवहन की बात करें, बिजली उत्पादन की बात करें, इन क्षेत्रों में चीन के द्वारा एक तरह से निवेश किया जा रहा है। और आप देखें ये जो निवेश है काफ़ी विवादित है, क्योंकि अफ्रीका के देशों में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में जो निवेश किया गया है, अब उसकी वापसी लेना या उस पर ब्याज प्राप्त करना, मूलधन प्राप्त करना, उसको लेकर अफ्रीका महाद्वीप और चीन के बीच में विवाद बढ़ा है। लेकिन अगर हम देखें तो ये पहल चीन के द्वारा की गई है और उन्हें एक तरह से आप देखें साझे भविष्य में कह सकते हैं एक आपस में मिलकर समुदाय के रूप में काम करने की स्थितियां बनाई जा रही हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप से चीन ने अपनी जो नज़दीकी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई है। अब देखें 2018 में इसी फोरम का जो शिखर सम्मेलन था, उसमें चीन अफ्रीका एक समुदाय यानी चाइनीज अफ्रीकन कम्युनिटी बनाने की बात की गई, जिससे दोनों देशों के बीच में नागरिक एक तरह से संपर्क बढ़ पाए। चीन के विदेश मंत्री आप देखें जब भी एक तरह से वार्षिक रूप में किसी भी तरह की वो विदेशों में यात्राएं शुरू करते हैं, तो सबसे पहले उनकी जो विदेश यात्रा है वो अफ्रीका महाद्वीप में होती है। तो यह चीन के द्वारा अफ्रीका महाद्वीप को जो महत्व दिया जा रहा है उसको कहीं ना कहीं दर्शाता है। आप देखें चीन की जो भी एक तरह से आर्थिक नीति है, अगर हम अफ्रीका महाद्वीप में देखें तो उसकी बहुत आलोचना होती है। जैसे अफ्रीकी देशों को एक तरह से आप देखें कि जो भी लोन है उसके बोझ से पूरी तरह से चीन ने दबा दिया है और उस आधार पर वो चीन की एक तरह से अलग अलग जो तथ्य हैं या अलग अलग जो नीतियां हैं उसको मानने के लिए काफ़ी हद तक विवश हैं। तो ये अफ्रीकी देशों में एक समस्या जरूर देखी जा रही है। लेकिन अगर हम इस फोरम की बात करें, उस आधार पर आप जरूर कह सकते हैं कि हम एक यहाँ पर सबक ले सकते हैं कि किस तरह से पूरे अफ्रीका महाद्वीप के साथ अगर हम संबंध मजबूत करना चाहते हैं तो हमारे प्रयास क्या होने चाहिए, और प्रयास लगातार होने चाहिए। महात्मा गांधी की भारत की आज़ादी में भूमिका आप सभी जानते हैं, और किस तरह से दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने अपने आंदोलन को शुरुआत किया या उसके प्रयोग वहाँ पर प्रारंभ किए और सफलतापूर्वक भारत में भी उसको लागू किया। ये भारत और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में संबंधों को दर्शाती है। साथ साथ आप देखें बड़ी संख्या में अलग अलग जो यात्री हैं वो अफ्रीका महाद्वीप से भारत में आए हैं। ये स्थितियां दिखाती हैं कि अफ्रीका महाद्वीप और भारत के बीच में जो संबंध है वो परंपरागत रूप में काफ़ी मजबूत है। अफ्रीका महाद्वीप के साथ हमारे पुराने संबंध हैं, लेकिन इस पर एक तरह से हमें आत्मसंतोष नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से चीन अमेरिका ने अपना प्रभाव तेजी से बढ़ाया है, हमें सबक लेने की ज़रूरत है। और आप देखें तो हमने कुछ काम भी किया है। अगर हम पिछले 2 दशक की बात करें तो हमने अफ्रीका महाद्वीप के साथ में एक तरह से राजनीतिक और आर्थिक जो साझेदारी है उसको मजबूत किया है। और अगर हम 2015 से 19 के बीच में देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार थी उसने भी उच्च स्तरीय स्तर पर अफ्रीका महाद्वीप के साथ जो एक तरह से आदान प्रदान है या सहयोग की स्थिति है उसको कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया। आप ध्यान रखें कोविड-19 में एक तरह से सरकार का जो एक तरह से ध्यान था, आर्थिक मंदी की जो स्थिति है, यूक्रेन में युद्ध और चीन के साथ जो सीमा संघर्ष रहा, इन सभी ने भारत के अफ्रीका के ऊपर ध्यान देने की जो स्थितियां हैं उसको थोड़ा कमजोर किया। कहीं ना कहीं अफ्रीका के साथ में स्थितियां अगर हम मजबूत करना चाहते हैं तो इन सब समस्याओं के बाद भी हमें प्रयास जारी रखने पड़ेंगे। और जिस तरह से हम G20 की अभी अध्यक्षता कर रहे हैं और माना जा रहा है कि अफ्रीकी एक तरह से यूनियन जो है उसको हम यहाँ पर एक सदस्यता दे पाएंगे और सभी देश इसके लिए राजी हो पाएंगे, क्योंकि आप देखें यूएसए भी इसके लिए प्रयास कर रहा है। तो अगर भारत अपनी अध्यक्षता में ये कराता है तो ये हमारे लिए एक बड़ी सफलता होगी। अफ्रीका में आर्थिक विकास को मजबूत करने के लिए अफ्रीका एजेंडा 2063 लागू किया गया है और कोशिश ये है कि 2063 तक अफ्रीका महाद्वीप में विकास का उच्चतम स्तर प्राप्त किया जाए। और इसके लिए अगर हम देखें तो भारत भी एक तरह से वचनबद्ध है। भारत के द्वारा भी अफ्रीका महाद्वीप के विकास के अलग अलग जो कार्यक्रम है उनमें पूरा योगदान दिया जा रहा है। अफ्रीका महाद्वीप में अगर विकास की स्थिति हम बेहतर करना चाहते हैं तो भारत को अमेरिका के साथ साझेदारी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर दोनों के लिए प्रमुख रूप से आप देखें लक्ष्य चीन का अफ्रीका में बढ़ता हुआ प्रभाव रोकना है। तो जिस तरह से अलग अलग जगह भारत और अमेरिका साझेदारी कर रहे हैं, अफ्रीका में भी साझेदारी करके चीन की स्थितियों को यहाँ पर कमजोर करके दोनों देश अपने प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। अंतिम रूप में भारत और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में आप देखें जो सबसे महत्वपूर्ण एक जो तंत्र है वो भारत अफ्रीका मंच की बैठक है। इसका जो शिखर सम्मेलन है वो आप देखें सामान्य तौर पर हर 3 वर्ष में आयोजित किया जाता है। तीसरा शिखर सम्मेलन जो 2015 में हुआ था उसके बाद अभी चौथा शिखर सम्मेलन आयोजित नहीं हो पाया है। तो भारत को कोशिश ये करनी चाहिए कि 2024 के शुरुआत में कम से कम ये जो चौथा भारत अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन है इसको आयोजित किया जाए। आज के हम अगले आलेख को देखते हैं और ये आलेख प्रमुख रूप से आप देखें CAG की एक ऑडिट रिपोर्ट के संदर्भ में है जो असम में NRC का एक तरह से कार्य चल रहा है उसके संदर्भ में। और इस रिपोर्ट को हम देखें तो असम की विधानसभा में अभी 24 दिसंबर को रखा गया है और इसमें आप देख सकते हैं कुछ विवाद की स्थितियां बनी हैं। CAG की ये जो रिपोर्ट आई है उसने असम में NRC का जो कार्य है उस पर एक तरह से कुछ अनियमितताओं की बात करी है।
तो यहाँ पर हम एनआरसी के संदर्भ में ऑडिट की बात करने वाले हैं। तो एनआरसी हमारे पास शब्द आ गया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रमुख रूप से एनआरसी है क्या। जब हम एनआरसी की बात करते हैं तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, और ये आप देखें असम में 1951 में सबसे पहले लाया गया। और आप देखें इसमें कोशिश ये थी कि असम में एक तरह से जो लोग पैदा हुए हैं और जो असम में रह रहे हैं उनकी पहचान, और पूर्वी पाकिस्तान जो वर्तमान में बांग्लादेश है वहाँ से जो प्रवासी एक तरह से पहुँचे हुए हैं उनकी स्थिति की पहचान करना। तो ये करने के लिए एनआरसी 1951 में असम में संचालित किया गया। आगे चलकर 2013 में आप देखें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक तरह से जो भी आंकड़ा उसको अपडेट करने के लिए असम में एनआरसी का एक नया कह सकते हैं जो प्रक्रिया वो शुरू करने के लिए आदेश दिया गया, और केंद्र और राज्य दोनों को आदेश जारी हुए। असम पब्लिक वर्क्स नाम का जो एनजीओ है उसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी उसी पर 2013 के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी किया। और आप देखें ये जो एनआरसी एक तरह से प्रारंभ किया गया उसकी प्रक्रिया में प्रमुख रूप से पहला मसौदा एनआरसी का 2018 में और अंतिम जो सूची है 2019 में जारी की गई। और ये कहा गया कि 25 मार्च 1971 से पहले असम में जो रहने वाले लोग हैं या उनके कह सकते हैं कि जो भी अगली पीढ़ी है वो प्रमुख रूप से भारतीय नागरिकता उनकी स्थापित की जाएगी। और विदेशियों के लिए आप देख सकते हैं कि जो कट ऑफ डेट है वो इसी 25 मार्च 1971 को बनाया गया। और इसका आधार क्या था? इसका आधार था अगस्त 1985 में जो असम समझौता किया गया था वो, जिसमें 25 मार्च 1971 को एक कट ऑफ डेट मानी गई। तो इस आधार पर आप देखें 3.3 करोड़ लोगों ने एनआरसी में जो आवेदन किया उसमें 19.06 लाख लोगों को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए पर्याप्त जो दस्तावेज हैं उनकी कमी के कारण बाहर किया गया। तो आप देखें पूरी प्रक्रिया जो प्रमुख रूप से है वो 2019 में एक तरह से समाप्त हो चुकी है, लेकिन अंतिम रूप में आप देखें जो स्थितियां हैं वो सूची अधिसूचित नहीं हो पाई है और 3 साल का समय हो चुका है। इसका कारण ये है कि अगर हम भारत के महारजिस्ट्रार यानी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की बात करें तो अंतिम सूची को अभी तक उन्होंने अधिसूचित नहीं किया है। तो इसीलिए कह सकते हैं प्रक्रिया 3 साल से थोड़ी रुकी हुई है। कोविड के कारण भी आप कह सकते हैं स्थितियां थोड़ी सी रुकी हैं। कैग के द्वारा अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है उसमें अगर हम प्रमुख चिंताओं की बात करें तो सबसे बड़ी एक तरह से जो समस्या रिपोर्ट में दिखाई गई है कैग के द्वारा वो एक तरह से लागत का बढ़ना। दिसंबर 2014 से फरवरी 2015 के बीच में ये माना गया कि एनआरसी की प्रक्रिया अगर पूरी होती है तो परियोजना की जो लागत है वो 288 करोड़ रुपए से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। वर्तमान में आप देखें कुल मिलाकर इसका जो व्यय है वो आपका 1602 करोड़ रुपए से ज़्यादा माना जा रहा है, यानी लागत कई गुना बढ़ गई है। और आप देखें इसका जो अंतिम मसौदा है वो अगस्त 2019 में आ चुका है अभी तक, क्योंकि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया उनके द्वारा प्रमुख रूप से अधिसूचित नहीं किया गया है तो अंतिम यहाँ पर एनआरसी की रिपोर्ट अभी तक नहीं आ पाई है, अधिसूचित नहीं हो पाई है। दूसरी बड़ी समस्या कैग के द्वारा ये कही गई है कि आउटसोर्स करने वाले जो कर्मचारी हैं उनको एक तरह से मजदूरी जो दी गई है वो कम दी गई है, यानी प्रमुख रूप से न्यूनतम मजदूरी की जो स्थिति है वो भी एक तरह से नहीं मिली है। अगर हम एनआरसी की समन्वय समिति की बात करें उन्होंने वेतन जो अनुमोदित किया था यानी जो वेतन स्वीकार किया गया था उसमें आप देखें 45 से लेकर 64% तक कम दिया गया है वेतन। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से स्थिति बनती है कि कर्मचारियों को उनको न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया गया। और यहाँ पर आप देखें कि न्यूनतम वेतन मान लीजिए किसी को 200 रुपये दिया जाना है और दिया गया है 100 रुपये, तो बीच का ये जो 100 रुपये का अंतर है ये सिस्टम इंटीग्रेटर के पास गया है। और आप देखें ये कहा गया था कि इनको 10% का एक तरह से उचित लाभ मार्जिन होगा काम में, लेकिन उनका जो लाभ है वो लगभग 155 करोड़ से ज़्यादा का हो गया। और साथ साथ अगर हम सॉफ्टवेयर विकास की बात करें तो निविदा के माध्यम से जो चयन करने की प्रक्रिया उसका पालन नहीं किया गया, यानी बिना टेंडर इनवाइट किए एक तरह से सॉफ्टवेयर डेवलप करने का जो काम है वो विप्रो को दिया गया। तो ये प्रक्रियाएं भी कहीं ना कहीं जांच के दायरे में आ जाती हैं। तो ये प्रमुख चिंताएं हैं जो एनआरसी की प्रक्रिया असम में हुई है उस पर कैग के द्वारा व्यक्त की गई हैं। अब कैग ने सिफारिश क्या की है? कैग के द्वारा सिफारिश ये की गई है कि यहाँ पर जो भी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है उसके प्रावधान का जो उल्लंघन किया गया है उसके लिए एक तरह से विप्रो लिमिटेड के ऊपर दंडात्मक कार्यवाही की जाए। यानी इन्होंने अपने जो भी काम करने वाले व्यक्ति हैं या इनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट पर शामिल थे उनको न्यूनतम मजदूरी नहीं दी है तो इन पर एक तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। कैग ने अपनी दूसरी सिफारिश में ये कहा है कि अगर हम SCNR की बात करते हैं यानी स्टेट कोऑर्डिनेटर ऑफ नेशनल रजिस्ट्रेशन, ये असम की जो संस्था है इस पर एक तरह से कार्रवाई की जाए, क्योंकि इन्होंने जो भी भुगतान किए वो आवश्यकता से ज़्यादा किए, अनियमित किए और अस्वीकार रूप में भुगतान हुए, तो इन पर भी एक तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। इसी के साथ साथ न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को लागू न करा के SCNR ने जो एक तरह से गलती की है उसके लिए उस पर एक तरह से जवाबदेही निर्धारित की जाए और कार्रवाई की जाए। आज के अगले समाचार को हम देखते हैं
और यह रूस के एक नागरिक की ओडिशा के होटल में रहस्यमय स्थितियों में जो मृत्यु हुई है उसके संदर्भ में है। और जिन व्यक्ति की मृत्यु हुई है उनका नाम है व्लादिमीर बैडनेव और इन्हें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक तरह से आलोचक माना जाता है। तो इस रूप में उनकी जो मृत्यु है वो कहीं ना कहीं विवादों के दायरे में आ गई है। इसीलिए ओडिशा में सरकार ने इस मृत्यु के संदर्भ में जो जांच है उसको सीआईडी को सौंप दिया है। बाइडेनेव के अगर हम मित्र की बात करें पावेल एंटेव, तो उनकी जो मृत्यु है 22 दिसंबर को हो चुकी थी और 24 दिसंबर को उनके अंतिम संस्कार के बाद आप देखें अगले ही दिन यानी 25 दिसंबर को मृत्यु हो जाती है व्लादिमीर बैडनेव की। यहाँ पर रायगढ़ में जिस होटल में वो रुके हुए थे वहीं पर एक तरह से इन दोनों की मृत्यु हुई है और इसी संदर्भ में बैडनेव की जो मृत्यु है उसकी जांच सीआईडी करेगी। यहाँ पर आप देखें रूस में प्रमुख रूप से जो भी व्यापारिक रूप में काफ़ी शक्तिशाली लोग हैं वो सत्ता को काफ़ी एक तरह से प्रभावित करते हैं और जो रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ में हैं वो एक तरह सहयोगी हैं और जो साथ नहीं दे रहे हैं उनकी आलोचना करते हैं वो उनके विरोधी हैं और बड़ी संख्या में देखें ऐसे लोगों की एक तरह से रहस्यमय स्थितियों में मृत्यु हुई भी है। रूस में बड़ी जो भी अलग अलग कंपनियां हैं उनमें जो भी एक तरह से आर्थिक रूप में स्थिति है वो तो मजबूत है ही है, वो राजनीतिक प्रभाव भी डालते हैं और इस रूप में अगर हम देखें तो उनको प्रमुख रूप से ओलिगार्च का एक तरह से दर्जा दिया जाता है। तो जैसे हम मोनोपोली की बात करते हैं एकाधिकार के लिए या डियोपोली की बात करते हैं द्वैधिकार के लिए, उसी तरह से अगर हम ओलिगार्च की बात करें तो यहाँ पर 2 से ज़्यादा 3, 4 या 5 बड़े व्यक्ति होते हैं जो व्यापारिक कह सकते हैं या आर्थिक रूप में काफ़ी मजबूत हैं, जो सत्ता पर एक तरह से नियंत्रण रखते हैं या अप्रत्यक्ष रूप में नियंत्रण रखते हैं। तो ओलिगार्च कुछ जो पुतिन के समर्थक हैं वो एक तरह से तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और जो उनके विरोधी हैं उनकी रहस्यम तरीके से मृत्यु समय समय पर देखी गई है। खास तौर से अगर हम यूक्रेन के खिलाफ विशेष सैन्य अभियान जब से रूस ने शुरू किया है और इसकी जिन लोगों ने आलोचना करी है उनमें काफ़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई है। इसमें पहला नाम अगर हम देखें तो रूस में तेल और गैस की कंपनी लुकोइल के प्रमुख रविल मैग्नोव, रूस के सुदूर पूर्व और आर्कटिक विकास निगम में विमानन क्षेत्र के जो निदेशक हैं इवान पैचोरिन, गजप्रॉम बैंक के पूर्व उपाध्यक्ष व्लादिस्लाव अवियव और एडमिरल्टी शिपयार्ड के अगर हम महानिदेशक अलेक्जेंडर बुजाकोव की बात करें तो ये हाल फिलहाल में मृत्यु हुई है इसी वर्ष की अगर हम बात करें। इसीलिए अगर हम देखें तो बैडनेव की जो मृत्यु हुई है उसको भी कहीं ना कहीं एक तरह से रहस्य माना जा रहा है और इस पर जांच की एक तरह से उम्मीद है और सीआईडी जांच के माध्यम से ये क्लियर हो पाएगा कि यहाँ पर स्थितियाँ क्या हैं। सामान्य तौर पर रूस में ऐसी स्थितियां रही हैं कि राष्ट्रपति पुतिन के जो विरोधी रहे हैं, जो उनके आलोचक रहे हैं, उनकी रहस्यमय स्थिति में इस तरह से मृत्यु हुई है। लेकिन आप ध्यान रखें आधिकारिक रूप में जांच में कभी भी ये सिद्ध नहीं हुआ है, ये केवल एक तरह का राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर आरोप है। और आप देखें जिस तरह से रूस की सत्ता पर उनका नियंत्रण है, इस तरह के आरोप लगना एक तरह से काफी स्वाभाविक है। आज के अंतिम आलेख को देखते हैं और ये कोविड की जो स्थितियां आपको चीन में दिखाई पड़ रही हैं तेजी से बढ़ती हुई, उसी के प्रकाश में भारत में किस तरह से तैयारी की जाए उसके बारे में एक तरह से आलेख में कहा गया है। और प्रमुख रूप से ये कहा गया है कि जो जीनोम सीक्वेंसिंग है वो हमें तेजी से करनी पड़ेगी, क्योंकि उसी आधार पर हम जो भी नए नए हमारे वेरिएंट हैं वो हम पता लगा सकते हैं, क्योंकि वो तेजी से प्रसार कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश एक तरह से ये रहनी चाहिए कि हम एक तरह से जीनोम सीक्वेंसिंग को थोड़ा सा वरीयता दें। यहाँ पर हम देखें चीन में जो नए मामले बढ़ रहे हैं वो BF.7 एक तरह से अगर हम देखें वेरिएंट सबसे ज़्यादा प्रभावी माना जा रहा है। यहाँ पर माना जा रहा है कि अगर हम BF.7 की बात करें तो यह एक तरह से जो वेरिएंट है वो भारत में अन्य देशों में पहले से ही रहा है, लेकिन चीन में जितना तेजी से ये फैल रहा है माना जा रहा है कि इसमें एक तरह से कुछ और म्यूटेशन हो सकते हैं। तो उत्परिवर्तन के बाद इसमें आप देखें कुछ नए प्रकार बन सकते हैं और इसमें जो नए प्रकार बन रहे हैं माना जा रहा है कि इसमें ऐसे 3 अलग अलग भाग बन सकते हैं जो किसी भी तरह से आप देखें कि जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारा रोग प्रतिरोधक तंत्र है, उसको एक तरह से भेद कर हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस तरह के जो वेरिएंट डेवलप होंगे उन पर हमें एक तरह से नज़र रखनी है और वो हम तभी रह सकते हैं जब जीनोम सीक्वेंसिंग को हम एक तरह से आगे बढ़ाएं। भारत में आप देखें लगभग 90% हमारी जो एडल्ट पॉपुलेशन है उसके पास एक तरह से जुलाई तक के जो आंकड़े हैं उसमें फुल वैक्सीनेशन की स्थिति दिख रही है। और अगर हम 1/4 एडल्ट्स की बात करें तो उनको बूस्टर डोज भी मिल चुका है। ये स्थिति दिखाती है कि जिन लोगों को वैक्सीन दी गई है और जो प्राकृतिक रूप से कोविड से बीमार हुए थे और उनमें प्राकृतिक रूप में रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी है, ये सब मिलकर भारत में स्थितियाँ कह सकते हैं बहुत चिंताजनक नहीं है। इसके बाद भी जो भी लोग गंभीर रूप से बीमार होंगे, जिन्हें हॉस्पिटल की आवश्यकता है, आईसीयू की आवश्यकता है, वहाँ पर स्थितियाँ सरकार को नियंत्रित करनी पड़ेंगी। साथ साथ जो भी विदेशों से लोग आ रहे हैं उनमें 2% की रैंडम एक तरह से चेकिंग की जा रही है, उनके सैंपल लिए जा रहे हैं। चीन और अन्य 4 देशों से जो भी एक तरह से लोग अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से भारत में आ रहे हैं उनका RT-PCR टेस्ट किया जा रहा है
और साथ साथ जीनोम सीक्वेंसिंग को हम एक तरह से वरीयता दे रहे हैं। भारत में अगर हम वैक्सीन की स्थिति देखें तो हम जितनी आवश्यकता हमें है उतना हमारे पास वैक्सीन है। साथ साथ हम देखें कि नाक के माध्यम से एक तरह से यानी इंट्रानेजल जो वैक्सीन है उसको लेकर भी स्थितियां अनुमति दी जाएंगी, तो वो भी एक तरह से वैक्सीन की स्थिति को भारत में सुधारेगा। आज की चर्चा के आधार पर मुख्य परीक्षा के जो हमारे अभ्यास प्रश्न हैं उनकी उत्तर संरचना को हम देखते हैं। पहला प्रश्न, भारत सरकार के द्वारा प्रस्तावित इमिग्रेशन बिल 2021 यानी उत्प्रवास विधेयक 2021 प्रवासी भारतीयों की समस्याओं का समाधान हो सकता है। चर्चा करें। 15 अंकों का प्रश्न और 250 शब्दों की सीमा में आपको इसका उत्तर लिखना है। उत्तर संरचना देखते हैं। भूमिका, प्रवासी भारतीयों की समस्या महामारी के बाद अधिक व्यापक हुई है, वो आपको बतानी है, क्योंकि रोजगार को लेकर स्थितियां उनकी कमजोर हुई हैं और पुनः रोजगार मिलने की संभावना अभी उतनी प्रबल नहीं हुई है क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी में है। ये आप बता सकते हैं भूमिका में। प्रवासी मजदूरों के संदर्भ में अलग अलग देशों में जो समस्याएं हैं वो आपको बतानी है, जिसमें अनियमित भुगतान, काम करने की खराब स्थिति, श्रम अधिकारों की उपेक्षा, शिकायत निवारण तंत्र का कमजोर होना या अनुपस्थित होना और अंत में पारदर्शी न्यायिक प्रणाली तक आसानी तक उनकी पहुंच न होना। निष्कर्ष में आप लिखेंगे इमिग्रेशन बिल 2021 यानी उत्प्रवास विधेयक 2021 के द्वारा इमिग्रेशन एक्ट 1983 में सुधार। तो ये वर्तमान स्थितियों में जो भी हमारा एक तरह से उत्प्रवास इमिग्रेशन है उसकी स्थिति को मजबूत करेगा और प्रवासियों के अधिकारों को कहीं ना कहीं मजबूती प्रदान करेगा। आज के दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में भारत को अपना प्रभाव मजबूत करने के लिए चीन द्वारा अपनाई गई नीति से सबक लेकर प्रयास बढ़ाने होंगे। व्याख्या करें। 15 अंकों का प्रश्न, 250 शब्दों की सीमा के अंदर आपको इसका उत्तर लिखना है। उत्तर संरचना देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में विकास की संभावना भारत को इस महाद्वीप में कार्य विस्तार के लिए आधार देती है। आप इसके प्राकृतिक संसाधन जो भी कह सकते हैं संभावनाएं वहां पर है, मानव संसाधन को विकसित करने की संभावना है और निवेश की जो प्रबल संभावना है वो सब बताकर आप भूमिका बता सकते हैं कि भारत के लिए वहां पर क्या संभावनाएं बनती हैं। मुख्य भाग में चीन की तरफ से जो पहल की गई है, खास तौर से अफ्रीका और चीन के द्वारा एक जो फोरम बनाया गया है मंत्री और नेताओं को मिलाकर, वो आप बताएंगे। भारत के द्वारा जो प्रयास किए गए हैं, खास तौर से हमारा 3 साल के अंतर पर जो शिखर सम्मेलन होता है अफ्रीका के साथ में, जो 2015 के बाद अभी नहीं हो पाया, उसकी प्रक्रिया आप बताएंगे। और निष्कर्ष में आपको बताना है कि भारत के अफ्रीकी देशों के साथ परंपरागत मजबूत सामाजिक संबंध रहे हैं और G20 के माध्यम से अगर हम सतत रूप में प्रयास करते हैं तो ये और मजबूत होगा। आप भारत के प्रयासों में अफ्रीकी संघ को प्रमुख रूप से G20 में जो सदस्यता दिलाने की बात है उसको भी बता सकते हैं। तो इस रूप में आप अपना उत्तर लिखने का प्रयास कीजिएगा। यह हमारा 28 सितंबर 2022 का समाचार विश्लेषण है। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के समाचार विश्लेषण हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें और अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।